बाबा, मैं हमेशा के लिए यहाँ आई हूँ। वहाँ अब मेरा कोई नहीं है। जिन पैरों से तुम मायके चलकर आई हो, उन्हीं पैरों से वापस चली जाओ। अरे, बच्ची है हमारी, कुछ दिन रहने दो, उसका मन समझो। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने ही इसके मन में ये हिम्मत भरी कि ससुराल छोड़ दे। जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? बाबा, मुझे वापस मत भेजिए, मैं टूट चुकी हूँ। एक औरत का घर उसका ससुराल होता है। यदि तुम मेहमान की तरह इस घर में रहना चाहती हो तो रह सकती हो, लेकिन तुम अगर हमेशा के लिए ससुराल छोड़कर यहाँ रहना चाहती हो तो तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ऐसा समझो कोई मायका नहीं है तुम्हारा। अरे, ये किस तरह की बात कर रहे हैं आप? आखिर हमारी बेटी है वेदिका। जरा देखिए तो अपने ससुराल से किस हालत में आई है वो। उसके साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कम से कम उसे बिठाकर पूछिए तो। उसे धुतकार कर घर से भगा रहे हैं आप। अरे, कैसे निर्दयी पिता हैं आप। आपके सीने में दिल है या पत्थर है? आपको जरा भी अंदाजा है आप क्या कर रहे हैं? वैजंती, तुम चुप रहो। मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तुम जैसे माओ के कारण ही लड़कियों के घर बर्बाद होते हैं। अरे, पहले बेटी को घर के अंदर आने तो दो, उससे पूछने तो दो कि आखिर उसके साथ क्या बात हुई है जो उसकी ऐसी हालत हो गई है। वेदिका बेटा, चल तू अंदर चल, हम अंदर बैठ के बात करते हैं। थोड़ा सा बैठ ले, पानी पी ले, उसके बाद हम बात करते हैं। ठीक है माँ। वेदिका बेटा, बोल क्या हुआ है? किसने तुझे इस हाल में पहुंचा दिया? मेरी बच्ची, तू तो हंसती खेलती रहती थी, ये अचानक क्या हो गया तेरे साथ? आखिर किसने तेरा ये हाल किया है? बता बेटा मुझे, कौन है वो निर्दयी इंसान जिसने तुझे इतनी बुरी तरह पीटा है? मेरी फूल सी बच्ची का क्या हाल कर दिया है? माँ, आपका दामाद राक्षस है, राक्षस। उसने मुझे इतनी बुरी तरह से पीटा है, इतनी बुरी तरह से पीटा है कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरे अंदरूनी शरीर में भी बहुत ज्यादा चोटें आई है। क्या जमाई बाबू ने तुझे पीटा है? लेकिन क्यों बेटा? आज तक तो कभी उसने तेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया था, लेकिन आज इस तरह पीटा है, क्या कारण है बेटा? अरे वैजंती, तुम चुप रहो। किस पति पत्नी के बीच झगड़े नहीं होते हैं? हर पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि लड़की अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके चली आए। अरे, हमने इसकी शादी करने तक इसका जिम्मा उठाया था। अब इसकी शादी हो गई है, इसका ब्याह कर दिया है हमने। अभी अपने ससुराल में रहे, जिंदगी भर ठेका थोड़ी लेके रखा है इसका हमने। बोल दो इसे कि अभी के अभी अपना बोरिया बिस्तर उठाए और चली जाए यहाँ से। अरे, कितने निर्दयी बाप हैं आप। आपको जरा भी तरस नहीं आता अपनी बेटी पे? कितनी बुरी तरह हमारी बेटी को मारा पीटा है दामाद जी ने। कपड़े के अंदर तक इसको इतने गाँव हैं कि क्या बताएं। सगे बाप होकर आप उसके साथ सौतेला जैसा व्यवहार कर रहे हैं। कैसे पिता हैं आप? हाँ बाबा, दीदी की बात तो सुन लीजिए। क्या बात है आखिर? जीजानी ने क्यों पीटा है इसे? थोड़ी जानकारी तो लगनी चाहिए हमें। हाँ बेटा, बोल क्या बात है? माँ, ये कोई आज की अकेली बात नहीं है कि जो उन्होंने मुझे पीटा है। पिछले 1 साल से, जब से मेरी शादी हुई है, तब से ये मैं किसी न किसी बात पर मुझे मारा पीटा करते हैं। माँ, मुझे जानवरों की तरह मारते हैं। बाल पकड़कर खींचते हैं, हाथ पैर मरोड़ते हैं। मेरे हाथ पैरों में सूजन आ जाती है। जो भी चीज उनके हाथ में आती है उसे मेरे ऊपर फेंक देते हैं माँ। लेकिन बेटा, जब जमाई बाबू तुम्हारे ऊपर 1 साल से अत्याचार कर रहे थे तो तूने पहले क्यों नहीं बताया हमें? आज क्यों बता रही है? जब आज तुझे इतना मारा पीटा, तब तू आज कैसे यहाँ आ गई? तूने 1 साल पहले क्यों नहीं बताया बेटा? माँ, जब भी मेरा विवेक जी से लड़ाई झगड़ा होता था, मैं हमेशा पापा को फोन करती थी और बोलती थी कि मम्मी से बात कराओ मेरी, तो कभी भी फोन नहीं देते थे आपको। कभी मेरी बात नहीं कराते थे आपसे, और मैं बाबा को सारी बातें बताती थी, पर बाबा हमेशा एक ही बात कहकर टाल देते थे कि कुछ नहीं होता, वो तुम्हारा पति है। हर पति पत्नी के बीच में ऐसे लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, तुम्हें वही रहना है। अब तुम्हारी शादी कर दी है हमने, इस तरह छोटी छोटी बात को लेकर नहीं बैठते बेटा। ऐसा कहकर बाबा मेरी बात को टाल दिया करते थे। हाँ, तो क्या गलत किया मैंने? कौन सा पाप कर दिया मैंने? तुम्हारे ही ससुराल बचाने की कोशिश की, तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद न हो यही कोशिश की है मैंने। अरे भगवान न करे कल कोई जमाई बाबू ने तुझे तलाक दे दिया तो तुम कहाँ जाओगी? ये बताओ। अब ये घर तुम्हारा नहीं रहा, मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये घर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी शादी हो गई है। बाबा, आप बोलते हैं ये घर मेरा नहीं है, ससुराल वाले बोलते हैं कि वो घर मेरा नहीं है, तो आखिर मेरा घर है कौन सा? ये बताइए। क्या मेरा घर नहीं है? मैं कहाँ की हूँ ये बताइए। न मैं मायके की रही, न मैं ससुराल की रही। क्या एक लड़की का कोई घर नहीं होता?
था। बाबा, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी ऐसे लड़के के साथ मेरी शादी करके। मैंने कितना मना किया था आपसे। अरे जमाई बाबू भी थोड़े गुस्से वाले हैं। बाकी तेरे घर के सास ससुर ननद तुझे कितना प्रेम करते हैं, कितना चाहती है तुझे। कम से कम उनके सहारे उस घर में रह जा। 1 साल में ही अपने पति को छोड़कर मायके में आकर बैठ जाएगी तो सारी दुनिया थूकेगी हमारे ऊपर। क्या कहेंगे हमें? दुनिया के चक्कर में क्या हम अपनी बेटी को खो दें? अरे अपनी बेटी को जीवन भर खोने से अच्छा है कि इसे हम मायके में बिठा के इसका भविष्य सुधार दें। कम से कम उसे पढ़ा लिखा कर कोई नौकरी में लगा दें ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। देखो वैजंती, अब तुम बूढ़ी हो चुकी हो, सियानी हो चुकी हो। सियानी होने के नाते सियानी जैसी बात भी करो। तुम्हारी बच्ची कोई दूध पीती नहीं है। हमने उसकी शादी ब्याह कर दिया है, अपने सर से बोझ उतार दिया है। अब वो जाने और उसके ससुराल वाले जाने। तुम ज्यादा उसकी जिंदगी में इंटरफेयर करने की कोशिश मत करो। यदि तुम बेटी को यहाँ सहारा दोगी तो ससुराल से उसका मोह छूट जाएगा और फिर वह ससुराल कभी नहीं जाएगी। अभी तो रात हो गई है, लेकिन इसे बता दो कि कल सुबह होते ही अपना बैग उठाए और वापस अपने ससुराल चली जाए। नहीं जाएगी मेरी बेटी ससुराल। अरे इतने जलाद इंसान के साथ रहने से अच्छा है कि वो अकेले ही जीवन गुजार ले। नहीं चाहिए उसे ऐसा जलाद इंसान। बाबा, मैं आपकी सगी बेटी हूँ या सौतेली हूँ, ये बताइए। ससुराल में पति मेरा नहीं है और मायके में बाप मेरा नहीं है। मैं रहूँ तो किसके भरोसे रहूँ, ये बताइए आप। आप तो बोल रहे हैं कि सास ससुर ननद मुझे इतना प्यार करते हैं। बाबा, जिसके पीछे गई हूँ जब वही इंसान गलत हो तो घर की किसी भी व्यक्ति के स्वभाव से कोई फर्क नहीं पड़ता। जात समाज के डर से आपने मेरी मनपसंद शादी नहीं होने दी। आपने जात समाज के चक्कर में अपने पसंद के लड़के के साथ मेरी शादी करवा दी और आज देखिए मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। हाँ, बहुत खुश रहती तुम उस लड़के के साथ शादी करके। अरे तुम क्या चाहती थी कि मैं तुम्हारी दूसरे समाज में शादी करके जाट समाज के सामने अपनी इज्जत नीचे करवा लूं, अपनी नाक कटवा लूं? अरे लोग क्या कहते? 4 लोगों में मैं उठता बैठता हूँ। बड़े बड़े लोगों के साथ मेरे संबंध हैं। समाज के सामने मेरा कितना मान सम्मान रुतबा है। तुम्हें क्या पता ये बात? अरे अच्छा ही होता अगर हमारी बेटी अपने मनपसंद लड़के के साथ शादी कर लेती। कम से कम उसका जीवन सुखी तो रहता। पैसे भले ही कम थे विहान के पास, लेकिन हमारी बेटी को सुकून से रखता, सुखी रखता उसे। जाट समाज के चक्कर में आपने इतने बड़े घर में हमारी बेटी तो दे दी, लेकिन उसे 1% भी सुख नहीं है। अगर मुझे ये बात पहले पता होती तो मैं कब से अपनी बेटी को यहाँ पे लाकर रख देती। वैजंती, बोलना तो दूर, सपने में भी यह बात सोचना मत तुम, वरना तुम्हें भी अपनी बेटी के साथ इस घर से जाना पड़ेगा। समझ लेना, यह घर मेरा है। यहाँ पर सिर्फ मेरी हुकूमत चलती है। मैं जो बोलूँगा वही होगा। यदि इस घर में तुम्हारी बेटी रहेगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, समझ जाना। लोग यही बोलेंगे कि बुढ़ापे में मैंने तुम्हें तलाक दे दिया। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतनी बड़ी बेइज्जती सहने से अच्छा है लोग यही बोलेंगे कि विलासराव ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। अभी तो रात हो गई है, लेकिन सुबह होने से पहले यह लड़की इस घर से चली जानी चाहिए अपने ससुराल वापस। बता देता हूँ मैं। मम्मी जी, वैसे बुरा न माने तो एक बात बोलूं मैं। वैसे पापा जी बिल्कुल सही ही बोल रहे हैं। हर पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अपना डेरा डंगर उठाकर मायके चली आए लड़की। जो घटना आज तुम्हारी ननद के साथ घट रही है, कल को यदि वही घटना तुम्हारे साथ घटेगी तब तुम्हारे दिल पर क्या बीतेगी, बताओ मुझे। मम्मी जी, मेरे साथ तो ये सब कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं इतना सब कुछ तो बर्दाश्त कर ही नहीं सकती। जब तुम ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती तो अपना मुंह बंद करके यहाँ से निकल जाओ। तुम्हें किसी ने नहीं बोला है यहाँ अपना ज्ञान देने के लिए, इसलिए अच्छा यही होगा तुम्हारे लिए कि तुम यहाँ से चली जाओ। जले पे नमक छिड़कने का काम बिल्कुल मत करो। हाँ, मुझे क्या पड़ी है, कोई अपना ससुराल छोड़े या कोई अपना दूल्हा छोड़े, मुझे इससे क्या। माँ, पापा ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरा सारा जीवन बर्बाद कर दिया इस लड़के के साथ शादी करके। 1 साल से नरक भोग रही हूँ माँ मैं। लोग तो मरने के बाद नरक भोगते हैं, मैं तो जीते जी भोग रही हूँ। बेटा, तू जरा भी चिंता मत कर, तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तेरी माँ अभी जिंदा है बेटा। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी बेटा, कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन बेटा मुझे एक बात बता, ऐसा क्या होता है जो जमाई बाबू तेरे ऊपर इतनी बुरी तरह से हाथ उठाते हैं? ऐसा क्या किया है बेटा तूने? माँ, हाथ उठाने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं है। जब उनका मन करता है तब वो मुझे मारने पीटने लगते हैं। यदि उन्होंने मेरे हाथ पानी मंगवाया और यदि मैं कुछ काम कर रही हूँ और किसी वजह से 1 मिनट भी यदि पानी लाने में देर हो गई तो उसी बात के लिए वो मुझे मारने पीटने लगते हैं। इतनी बुरी तरह मारते हैं माँ, घसीट घसीट कर मारते हैं। एक
एक बार तो इतना बुरा मारे थे कि मेरे पैरों में निशान हो गए थे, चलते नहीं बन रहा था। लेकिन तब बाबा ने साफ साफ मना कर दिया था कि तुम यहाँ नहीं आओगी, अपने ससुराल में ही रहकर दवाई गोली करवाओ। और आज माँ, इन्होंने मुझे ऐसा मारा कि मैं सीढ़ियों से लुढ़कते लुढ़कते नीचे आकर गिर पड़ी। वो तो मेरी ननद ने आज मुझे पकड़ लिया, वरना आज मैं यहाँ जिंदा नहीं होती। आज तो मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर हो गया था माँ। यदि मैं उस घर से आज नहीं निकलती तो शायद आपको कल मेरे मरने की खबर मिल जाती। कैसा जीवन है माँ मेरा, कैसी किस्मत लिखवा कर आई हूँ मैं। ना ही पापा का प्यार मुझे मिला और ना ही पति का प्यार मुझे मिला। कौन सी पाप की सजा मिल रही है मुझे। शादी के पहले मैंने पापा को कितना मनाया कि विहान से मेरी शादी कर दीजिए। विहान मुझे कितना प्यार करता था, मैं भी विहान को कितना प्यार करती थी माँ। अगर हम दोनों की शादी हो जाती तो मैं सुकून से जीवन जीती अपना। भले ही पैसे थोड़े कम रहते लेकिन शांति रहती मेरे जीवन में। लेकिन अपनी झूठी शान और इज्जत के चलते बाबा ने मेरी जिंदगी नरक बनाकर रख दी है। इतना पैसा है मेरे ससुराल में लेकिन कोई काम का नहीं है माँ। मेरा पति जल्लाद है, जल्लाद। इतनी बुरी तरह से मारता है, इतनी बुरी तरह से मारता है कि क्या ही बताऊं मैं। अब तो मैं उस घर में वापस तो नहीं जा सकती उस घर में। नहीं रह सकती माँ उस राक्षस के साथ। बेटा तू रोना बंद कर, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ, तू खा ले थोड़ा, उसके बाद सो जाना। नहीं माँ, भले ही आप मुझे खाने को मत दो, लेकिन पापा को किसी भी तरह मुझे यहाँ रहने के लिए मना लो माँ। प्लीज माँ, उनको बोलो कि मैं यहीं रहूंगी, किसी कोने में पड़ी रहूंगी माँ, पर उस घर में नहीं जाऊंगी। डर लगता है मुझे उस आदमी से। मैंने तुमसे रात को भी कहा था ना कि सुबह होते ही ये लड़की अपने घर वापस चली जानी चाहिए। तुमने उसे इस घर में क्यों रोका अभी तक? मेरी इकलौती बेटी है, इस तरह जानवर के हाथ में मैं अपनी बेटी को नहीं सौंप सकती, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अरे कैसी माँ हो तुम जैसे माओ के कारण ही बेटियों का घर बर्बाद होता है। तुम जैसी माँ ही होती हैं जो उनकी घर गृहस्थी में हस्तक्षेप करती हैं। यदि आप मेरे इस फैसले को हस्तक्षेप बोल रहे हैं तो हाँ ठीक है, मैं हस्तक्षेप कर रही हूँ अपनी बेटी के घर में। अरे ये मायका है उसका, 8-15 दिन यदि वह रह भी जाएगी तो क्या हो जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा, ये बताओ आप। 8-15 दिनों में उसका दिमाग भी ठंडा हो जाएगा और दामाद बाबू को भी थोड़ी सीख लगेगी। कम से कम 15 दिन, महीना भर मैं अपनी बेटी को इसी घर में रखूंगी, बताए देती हूँ। मैं नहीं पहुँचाने वाली हूँ, और जब तक दामाद बाबू को अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता तब तक तो बिल्कुल भी मेरी बेटी उस घर में नहीं जाएगी वापस। अरे दामाद बाबू को सीख लगेगी कि नहीं? तुम्हारी अकल जरूर ठिकाने आ जाएगी। देख लेना, अपनी बेटी की बसी बसाई गृहस्थी बर्बाद कर रही हो, बसी बसाई गृहस्थी खराब कर रही हो तुम। कैसी माँ हो तुम? हाँ, यदि आप मुझे बुरी माँ समझ रहे हैं तो मैं बहुत बुरी माँ हूँ, यह समझ लीजिए। बात यहाँ मेरी बेटी के जीवन की है। मैं अपनी शादीशुदा बेटी को अपने घर में रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मौत के हाथ में नहीं सौंप सकती उसे। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? इतना भी जालिम इंसान नहीं है हमारा जवाई कि हमारी बेटी के ऊपर मिट्टी तेल डालकर अंगार लगा देगा। क्या उसे फांसी लगा देगा? इतना भी जालिम नहीं है वो। और क्या बाकी रह गया है? सीढ़ियों से धक्का दे दिया था उसने हमारी बेटी को, सर फूटते फूटते बचा है। कितने निशान आए हैं उसके शरीर पर, ये आपको क्या पता? शरीर के अंदर की चोट नहीं दिख रही है आपको, कम से कम ऊपरी चोट तो दिख रही है। उसके चेहरे पे कितने निशान आए हैं मारपीट से, ये तो दिख रहा है आपको। ये आखिरी मौका है उसके लिए। यदि आज वो इस घर से नहीं गई तो कल मैं जाकर कोर्ट में तुम्हारी और मेरी तलाक के लिए अपील कर दूंगा। बता देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। ठीक है, यदि आपको मुझे तलाक देना है ना तो बेशक दे सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। माँ, पापा से कहिए कि वो आपको तलाक ना दे। मैं जा रही हूँ, मैं चली जा रही हूँ इस घर से। आप लोग मेरे कारण अपना जीवन खराब मत करिए। माँ, मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे ये बोलें कि मेरे कारण बुढ़ापे में मेरे माता पिता ने तलाक ले लिया। मैं अपने आप को कभी इस बात के लिए माफ नहीं कर पाऊंगी। माँ, मैं जा रही हूँ। नहीं बेटा, मैं तुझे नहीं जाने दे सकती। तेरे पापा अभी जिद में अड़े हैं तो मेरी भी ये जिद है कि मैं तुझे हरगिज जाने नहीं दूंगी। माँ, जिद के चक्कर में आप अपनी जिंदगी बर्बाद मत करिए। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो ही गई है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे माता पिता की जिंदगी भी बर्बाद हो। मैं जा रही हूँ माँ। जाने दो उसे, रोको मत, ससुराल चली जाएगी वो। मैं उस
जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, इस शहर को ही छोड़कर चली जाती हूँ। ऐसी जगह जाऊंगी जहाँ कोई मुझे नहीं पहचानेगा। वहाँ जाकर नए सिरे से अपने जीवन की शुरुआत करूंगी। अकेले रहकर अपने जीवन की शुरुआत करूंगी, लेकिन ऐसे जीवन को जीना पसंद नहीं करूंगी अब। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, बड़े शहर में जाकर कोई नौकरी कर लूंगी। ऐसे साथ से तो अकेला रहना ही भला है। ऐसे साथ का मतलब ही क्या है, जो इंसान को इंसान न समझे, रिश्तों की कदर न करे। अभी उठ के रेलवे स्टेशन की तरफ चली जाती हूँ। बाद में सोचती हूँ कहाँ जाना है। दूसरे शहर में कोई ना कोई सहारा तो मिल ही जाएगा। मुंबई शहर तो पहुँच गई मैं। इतने बड़े शहर में मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा। अब इस अनजान शहर में आ तो गई हूँ, लेकिन कहाँ जाऊँ, किससे सहारा मांगूं? हे भगवान, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। ऊपर से इतनी जोरों की भूख लगी है कि भूख के कारण चक्कर आ रहे हैं मुझे। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगूं? मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर यही मंदिर में बैठ जाती हूँ। धूप भी बहुत तेज है, जब तक कुछ न कुछ हल निकल ही जाएगा। भगवान मेरी समस्या का हल जरूर निकालेंगे। अरे इतनी धूप में मंदिर के सामने ये औरत कौन बैठी है? बहुत बेबस और परेशान लग रही है बेचारी। चेहरे पर कुछ निशान भी हैं इसके। कितनी चोट के निशान है बेचारी के चेहरे पर। ऐसा लग रहा है दुख की मारी है बेचारी। भगवान के दरबार में आसरा पाने के लिए बैठी है। हो सकता है इसे मदद की जरूरत हो। इससे पूछता हूँ मैं, इसे किस चीज की जरूरत है? किसी अच्छे घर की लगती है ये। मैडम, कौन है आप? कहाँ से आई हैं? आज पहली बार मैंने आपको इस मंदिर के सामने देखा है। मैं तो रोज ही इस मंदिर में आता जाता हूँ, लेकिन आपको आज तक कभी नहीं देखा मैंने। वेदिका, तुम यहाँ ऐसी हालत में? रिहान, लेकिन तुम यहाँ कैसे? वेदिका, मैं तो रोज ही इस मंदिर में आता हूँ। लेकिन आप मुंबई में कब आए? अरे पिछले साल तुम्हारी शादी होने के बाद मुझे मुंबई में नौकरी लग गई। वहाँ तो मैं टूट चुका था, इसलिए मैं मुंबई शिफ्ट हो गया। लेकिन वेदिका, ये तो बताओ, तुम्हारी ये हालत किसने की है और तुम इस हालत में यहाँ कैसे आई हो? तुम्हारी शादी तो उस मंत्री के बेटे के साथ हुई थी ना? विहान, मेरी किस्मत में यही लिखा था, बस ये समझ लो बस। विहान, मेरी छोटी सी एक मदद करोगे क्या? मेरे रहने के लिए प्लीज छोटा सा एक घर देख लो। रहने के लिए घर देख लो? लेकिन क्यों? तुम्हारा तो ससुराल भी है और मायका भी है। तुम्हारे माता पिता इतने बड़े आदमी हैं। विहान, मैं अपना मायका और ससुराल दोनों छोड़कर आ गई हूँ। अब मैं इसी शहर में रहूंगी। प्लीज तुम मेरी इतनी सी मदद कर दो कि मेरे लिए एक छोटा सा मकान देख लो और एक छोटी सी नौकरी देख लो। देखो वेदिका, आज के आज ही मकान का इंतजाम नहीं हो सकता, ना ही इतनी जल्दी नौकरी मिल सकती है तुम्हें। कुछ समय लगेगा। जब तक तुम चाहो तो मेरे घर में रह सकती हो। आई एम सॉरी विहान, लेकिन मैं तुम्हारे घर पे नहीं रह सकती। लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में? वैसे ही मेरे घर वालों को पता है कि हम पसंद करते थे एक दूसरे को शादी के पहले। आज यहाँ मैं और तुम इत्तेफाक से मिले हैं, लेकिन जब हमारे घर वालों को ये बात पता चलेगी तो वो लोग तो यही समझेंगे कि ये हम दोनों की सोची समझी साजिश थी। इसलिए प्लीज विहान, मेरे लिए तुम किसी दूसरी जगह इंतजाम कर दो मकान का, या फिर 2-3 दिन रहने के लिए मुझे किसी आश्रय की जरूरत है। प्लीज वहाँ मेरा इंतजाम कर दो। वेदिका, इस अनजान शहर में मैं तुम्हें किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता, और वो भी अकेले। इसलिए मेरा विश्वास करो और मेरे साथ चलो। मेरी माँ भी घर पर है, वो तुम्हें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होंगी। अब मैं क्या करूं? मेरे पास और कोई जगह भी नहीं है जाने के लिए इसके घर के सिवा। हे भगवान, मुझे कैसी उलझन में डाल दिया। जब तक मुझे एक मकान और नौकरी नहीं मिल जाती, मुझे जाना पड़ेगा इसके साथ। क्या सोच रही हो वेदिका? चलो ना, लाओ तुम्हारा बैग मुझे दो। ठीक है, चलो। माँ, माँ जल्दी आइए, देखिए कौन आया है। माँ। अरे वेदिका बिटिया, तुम यहाँ इस वक्त? नमस्ते आंटी जी, आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ बेटा, लेकिन ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? किसने किया तुम्हारा ये हाल बेटा? किसने तुम्हें इतनी चोट पहुँचाई है, बताओ मुझे बेटा। माँ, आप दोनों बैठकर बात करिए, मैं जब तक चाय पानी का इंतजाम करके आता हूँ। हाँ ठीक है बेटा, मैं वेदिका के साथ बैठती हूँ। आओ वेदिका बेटा, बैठो मेरे पास। वेदिका बेटा, तुम्हारा ये हाल किसने किया है बेटा? तुम तो इतनी सुंदर, इतनी प्यारी बच्ची थी। तुम्हारा ये हाल किसने किया बेटा, बताओ मुझे। आंटी जी, अब मैं आपको क्या ही बताऊं। मेरे पिताजी ने मेरी शादी उनके पसंद के लड़के से की,
जिस दिन से उस लड़के से मेरी शादी हुई है उस दिन से मानो मेरा जीवन नर्क बन गया है। लेकिन बेटा, जब तुम्हारी शादी तय हुई थी तो सारे गांव में यही चर्चा थी कि जिस लड़के से तुम्हारी शादी हो रही है वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही पैसे वाला लड़का है। लेकिन तुम ये क्या बता रही हो हमें? हाँ आंटी जी, पैसे वाला था, इसीलिए तो मेरे पिताजी ने मेरी शादी उसके साथ करवा दी। लेकिन आंटी जी, मुझे नहीं मालूम था कि ये लड़का इतना खराब निकलेगा। आंटी जी, छोटी छोटी बात के लिए मुझे लात, जूते और बेल्ट से मारा करता था। दिन रात बस नशे की हालत में धुत रहता था। एक छोटी सी गलती मेरे लिए खतरा बन जाती थी। आंटी जी, यदि उसने मुझसे चाय या पानी मांगा और एक सेकंड भी यदि मुझे चाय और पानी लाने में देर हो जाती थी तो आंटी जी, उसके हाथ में जो भी रहता था या जो भी उसके सामने दिखता था वो वही उठाकर फेंक कर मुझे मार देता था। मेरी बहुत बुरी हालत की आंटी जी उस लड़के ने। बेटा, क्या तुमने उसकी मारपीट के लिए आवाज नहीं उठाई? वो तुम्हें इस तरह मारता पीटता था तो उसके घर वाले उसे कुछ नहीं बोलते थे क्या? आंटी जी, मेरे सास ससुर और ननद बहुत ही अच्छे थे, मुझे बहुत प्यार करते थे। लेकिन आंटी जी, जिस आदमी के साथ मैं शादी करके उस घर में गई हूँ वही आदमी अगर अच्छा नहीं है तो किसके भरोसे रहती मैं वहाँ? मेरे सास ससुर, ननद या देवर यदि कुछ बोलते थे तो उन्हीं पर हावी होता था मेरा पति। तो बेटा, तुम्हें अपने माता पिता को बताना था, तुमने क्यों अत्याचार सहा? आंटी जी, आपको क्या लगता है, क्या मैंने अपने पिताजी को बताया नहीं होगा? मैंने जब जब मेरे ऊपर अत्याचार हुआ है तब मैंने फोन लगाकर अपने पिताजी को बताया। लेकिन मेरे पिताजी बस एक ही बात को बोलकर रह जाते थे कि बेटा, वो तुम्हारा पति है, पति पत्नी में थोड़े बड़े लड़ाई झगड़े चलते ही रहते हैं, तुम्हें उसी घर में रहना है, हमने तुम्हारी शादी कर दी है, शादी करके अपने सर से तुम्हारी जिम्मेदारी उतार दी है, अब उस घर को निभाना चलाना तुम्हारा काम है। इस तरह छोटी छोटी बात को मायके में नहीं बताया करते, ऐसा बोलकर मेरे पिताजी शांत हो जाया करते थे। लेकिन आंटी जी, 2 दिन पहले तो मेरे पति ने हद ही कर दी, मारा पीटा और मुझे जान से मारने की कोशिश की उसने। क्या बात कर रही हो बेटा? तुम्हारे पति ने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की? हे भगवान, क्या जमाना आ गया है, फूल सी बच्ची को जान से मारने की कोशिश की उस अत्याचारी निर्लज्ज इंसान ने। हाँ आंटी जी, उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की। किसी तरह बचते बचाते मैं अपने मायके भाग कर गई। जैसे ही अपने दरवाजे पर आकर खड़ी हुई, मेरे पापा ने मुझे साफ साफ बोल दिया कि जिस पैरों से आई हो उन्हीं पैरों से वापस अपने ससुराल लौट जाओ, क्योंकि डोली मायके से उठती है लड़की की और अर्थी ससुराल से उठती है। मुझे इस हाल में देखकर तो मेरी माँ आश्चर्यचकित रह गई कि मेरे साथ ये क्या हो गया, क्योंकि मैं जब जब अपने पापा को फोन लगाती थी और माँ से बात करने के लिए बोलती थी, पापा मुझे यही कहकर शांत करा दिया करते थे कि छोटी मोटी बातों को अपने मायके में नहीं बताया करते, इन्हीं सब बातों से बेटी का घर टूटता है। और वो मेरी माँ से न कभी बात करने देते थे और न खुद बताते थे मेरे बारे में। इसलिए मेरी माँ मुझे इस हाल में देखकर आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि उन्हें कुछ भी पता नहीं था। किसी तरह पापा को समझा बुझाकर मेरी माँ ने मुझे घर के अंदर तो लिया, लेकिन तब पापा ने बोल दिया कि यदि मैं इस घर में रुकती हूँ तो पापा मेरी माँ को तलाक दे देंगे। आंटी जी, इतनी बड़ी बात सुनकर मुझसे वहाँ रहा ही नहीं गया। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे कारण मेरे माता पिता बुढ़ापे में तलाक लें। क्या बोलते लोग, अगर इस उम्र में मेरे माता पिता तलाक लेते, मैं अपने ऊपर एक और कलम लेकर नहीं जीना चाहती थी। बस इसलिए मैं घर छोड़कर चली आई वहाँ से। मेरे माँ और पिताजी को तो यही लगता है कि मैं अपने ससुराल में हूँ, लेकिन मैं अपने ससुराल नहीं गई। उस नरक में दोबारा नहीं जाना चाहती मैं। बेटा, तुझे जब तक इस घर में रहना है तू आराम से रह सकती है। इस घर को अपना ही घर समझ बेटा, तुझे इस घर से कोई नहीं निकालेगा। आज 3 दिन हो गए हैं, मेरी तबीयत में थोड़ा सुधार भी लग रहा है। आज मैं नौकरी ढूंढने जा सकती हूँ। जाके विहान को बोलती हूँ। विहान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे 2-3 दिन तुम्हारे घर में सहारा दिया। विहान, आज मैं नौकरी ढूंढने जा रही हूँ, प्लीज तुम मेरे लिए मकान का इंतजाम भी कर दो। मैं तुम लोगों के ऊपर ज्यादा दिन बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। वेदिका बिटिया, लगता है तुमने आज तक हम लोगों को अपना नहीं समझा है। हम लोगों को अभी तक तू पराया ही समझ रही है। नहीं आंटी जी, मैं यहाँ नहीं रह सकती, प्लीज आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। आंटी जी, यदि मैं यहाँ रह गई तो लोग और 4 तरह की बातें बनाएंगे और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती आंटी जी, इसलिए मेरा यहाँ से जाना ही उचित होगा। लेकिन बेटा, लेकिन कुछ नहीं आंटी जी। ठीक है आंटी जी, मैं शाम को आती हूँ, अभी मुझे 2-3 जगह इंटरव्यू के लिए जाना है। हाँ ठीक है बेटा,
मैंने तुम्हारे लिए नाश्ते का इंतजाम कर दिया है। चलो मैं तुम्हें नाश्ता दे देती हूँ। अरे नहीं नहीं आंटी जी, आप परेशान मत होइए, मैं खुद ही जाकर नाश्ता ले लेती हूँ। बेटा, यदि वेदिका हमारे घर में हमेशा के लिए रह जाए तो कितना अच्छा होगा, कितनी खुशी की बात होगी हम लोगों के लिए। बेटा तू रोक लेना वेदिका को। वेदिका बिटिया बहुत अच्छी लड़की है, वो तुझसे बहुत प्यार करती थी शादी के पहले। माँ, वो बिल्कुल तैयार नहीं होगी। वो एक स्वाभिमानी लड़की है, स्वाभिमान के साथ जीना जानती है वो। बेटा देख, तुझे तेरा खोया हुआ प्यार दोबारा से मिल रहा है। प्लीज बेटा तू देर मत कर, तू उससे एक बार बात कर। नहीं माँ, मैं इस बारे में उससे बात नहीं कर सकता। मैं इतना स्वार्थी नहीं हो सकता। माँ प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। रात को जब वेदिका बिटिया वापस आएगी तो मैं उससे इस बारे में जरूर बात करूंगी। मैं अपने बेटे का प्यार उसे दोबारा दिलाने की कोशिश जरूर करूंगी। आंटी जी, विहान जल्दी आइए, बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या बात है? हाँ हाँ बेटा, क्या खुशखबरी है, जल्दी बताओ हमें। आंटी जी, विहान, आज मुझे बहुत बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई है और रहने का इंतजाम भी वहीं हो गया है मेरा। कंपनी की ही तरफ से एक रूम दिया जा रहा है मुझे। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। बधाई हो वेदिका, बहुत बहुत बधाई हो। बहुत खुशी हुई सुनकर। थैंक यू विहान, थैंक यू। माँ, मैं अभी वेदिका के लिए जाके मिठाई लेकर आता हूँ। आप लोगों का मुंह मीठा कराता हूँ मैं। ठीक है बेटा, जा। मैं अभी आया वेदिका। ओ आंटी जी, मैं आज बहुत खुश हूँ। वेदिका बिटिया, तुझसे एक दिल की बात बोलूं? क्या तू मेरी बात मानेगी? इस बूढ़ी माँ की बात मानेगी बेटा तू? आंटी जी, हाँ हाँ बोलिए, क्या बात है, बताइए मुझे। बेटा तू विहान को छोड़कर और मुझे छोड़कर कहीं मत जा। विहान तुझे आज भी उतना ही प्यार करता है जितना वो तुझे तेरी शादी के पहले करता था बेटा। बेटा जब से तेरी शादी हुई है तुझे वो एक मिनट के लिए भी बुला नहीं पाया है। इतनी लड़कियों के रिश्ते आए हैं बेटा उसके लिए, लेकिन वो आज तक राजी नहीं हुआ है शादी के लिए। तेरी जगह आज तक उसने किसी को नहीं दी है बेटा। प्लीज वेदिका बेटा, तू मेरे बेटे की जिंदगी संवार दे, वो तेरे बिना बहुत अधूरा है बेटा। देख बेटा, जो हुआ उसे भूल जा और एक बार मेरे बेटे को अपना ले बेटा। मैं तुझसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मैं तुझसे वादा करती हूँ बेटा कि वो तुझे बहुत खुश रखेगा। हाँ वेदिका, मैं तुम्हें आज तक नहीं बुला पाया हूँ। आज भी तुम्हारे लिए मेरे दिल में वही जगह है जो तुम्हारी शादी के पहले थी। मैं तुम्हें आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। इसलिए वेदिका, मैंने आज तक शादी नहीं की है। प्लीज वेदिका, मुझसे दोबारा मौका मत छीनो वेदिका। लेकिन मेरे पापा कभी नहीं मानेंगे। देखो वेदिका, पहले भी तुमने उनकी बात मानी थी, क्या हुआ आखिर? तुम्हारी जिंदगी तो नरक बन गई ना। तुम्हें जीने का पूरा अधिकार है वेदिका। तुम मेरी बात को समझो। मैं तुम्हारा जिंदगी भर साथ दूंगा, तुम्हारी हर मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। हाँ वेदिका बिटिया, ज्यादा सोचो मत, अब तुम्हारे आगे सारी जिंदगी पड़ी है, फैसला तुम्हें ही करना होगा। बीते हुए कल को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का वक्त आ गया है बेटा। तो दोस्तों, अब आप बताइए, वेदिका का फैसला क्या हुआ होगा? क्या उसने विहान को अपनाया होगा या अकेले जिंदगी जीने का फैसला किया होगा?